अरे भाई साहब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तेज करंट आ रहा है गीजर की दोनों पाइप्स के अंदर, बहुत ही तेज। अगर कोई यहाँ पे नहाने आ जाए और गीजर को चालू कर दे तो पता नहीं क्या होगा। तो इसका पूरा प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये मैं बता दूँ, सिर्फ एक अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हम 100% आपको सिखाएंगे। यदि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो उसी दौरान हो सकता है कोई मैं बढ़िया चीज़ दिखा रहा हूँ और वो प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गीज़र को सेटअप कर दिया है दोबारा से, और अब आप देख सकते हैं हमारे गीज़र में ज़ीरो करंट आएगा। ये देखिएगा, टेस्ट लगाते हैं, अब ये एकदम सही रिपेयरिंग हो गया। तो इसको सही करने का पूरा प्रोसेस सीखना है, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, अधूरा नॉलेज लेके मत जाना। देखो गाइस, गीज़र का काम बिल्कुल लाइटली मत लेना, सीरियस लेना, क्योंकि गीज़र का काम ऐसा है, अगर गीज़र ब्लास्ट हो गया तो बहुत सारे नुकसानात झेलने पड़ सकते हैं आपको। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर पार्ट देखना, हर चीज़ देखना, कैसे मैं फिट कर रहा हूँ सब कुछ जानकारी लेना, वरना अगर कोई मिस कर दोगे तो ब्लास्टिंग के चांस तो बन सकते हैं गीज़र में, क्योंकि गीज़र ब्लास्टिंग वाला ही प्रोडक्ट है। यदि उसमें 2 आइटम अगर ख़राब हो जाएं तो ब्लास्ट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि गलत वायरिंग भी हो जाए तो ब्लास्टिंग हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा, और वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कितना पैसा आपको लेना चाहिए एक गीज़र रिपेयरिंग का। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम आ गए साइड पे, और ये गीज़र आप देख सकते हैं कितना तेज करंट मार रहा है। ये देख सकते हैं इसका पाइप बहुत ज़्यादा तेज करंट मार रहा है। यही नहीं गाइस, इसके जो नल हैं, नल के अंदर भी, हमारे घर के अंदर जो नल है यहाँ में भी करंट बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। यदि लोहे के पाइप लगे हुए हैं तो नल में करंट तो नहीं आएगा, बट प्लास्टिक के पाइप आपके घर में लगे हैं तो बहुत ही तेज करंट आ सकता है, क्योंकि प्लास्टिक में किसी भी तरीके से अर्थ नहीं बनता। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको रिपेयरिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा मैं आज आपको, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, दोनों वॉल को बंद कर देना चाहिए। वॉल को बंद करने के बाद आपको इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों ही ओपन कर देने हैं। आपको गीजर की साइड से पाइप को ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनलेट और ये आउटलेट दोनों ही पाइप खोलेंगे, तो यदि खोलने के बाद हल्का हल्का पानी आएगा तो ये कुछ उस लेवल तक पानी गिरेगा जिस लेवल तक वो पाइप टिका हुआ है, ठीक है ना, इनलेट वाला। तो आप देख सकते हैं आधी टंकी से थोड़ा ज़्यादा पानी इसके अंदर रह जाएगा और पूरा पानी बाकी निकल जाएगा। यहाँ तक पानी रहेगा, बाकी निकलने दो आप थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और जब ये पानी पूरा निकल जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, गीज़र को आराम से उठाइए और बस, क्योंकि इसमें पानी है, थोड़ा वज़न तो होगा ही, इसको उठाइए और अब आप अपने साइड पे ले जाइए। तो चलिए टेक्निकल चार्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 10 लीटर का टैंक है, ISI मार्क के साथ में, ब्रांड कंपनी, और मैक्सिमम 60 मिनट के अंदर ये पानी गर्म कर देता है, ठीक है। इनलेट और आउटलेट पाइप यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, और यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का गीज़र है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर पट्टी को खोलेंगे। देखो गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये वाला गीज़र, क्योंकि इसके अंदर सिंपलिसिटी है, मतलब इसके अंदर एक 2 थर्मोस्टेट है, एक हीटर एलिमेंट है, बस सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले लेते हो तो उसमें ज़्यादा ही खर्चा आता है और रिपेयरिंग करने में भी बहुत मुश्किल। दूसरी बात, पैसा भी नहीं मिलता और लॉन्ग लाइफ भी नहीं रहता। मैंने ट्राई किया है वो वाली गीज़र जो स्मार्ट नज़र आते हैं, उनमें टेम्परेचर घड़ियाँ वगैरह लगाई हुई होती है, ठीक है ना। मुझे ये वाले सिंपल पसंद है, ये लॉन्ग लाइफ चलते हैं। ओबियसली इसको 2 से 3 साल हो गए आराम से, हीटर अब ख़राब हुआ है इसका, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे जितने स्क्रू है इसके साइड के और टॉप के, जो नीचे वाले स्क्रू होते हैं, इनको खोलने के बाद इसका जो ये कैप है, हाफ कैप है, ठीक है, इसको आप इस तरह से खोलेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली प्रैक्टिस आपको यही करनी है कि आपको इसको खोलने का तरीका आना चाहिए सही तरीके से। अब ये इंडिकेटर वगैरह है, ये सब कुछ यहाँ पे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको नज़र आएगा 3 स्क्रू, जिससे ये जो इसका ढक्कन है वो पकड़ बनाया हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, हल्का सा या प्लायर की मदद ले सकते हैं, या फिर एक टूल आता है लंबा सा टी टाइप का, उससे भी आप ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अर्थिंग वाला भी सेक्शन है, तो अर्थिंग वाले पॉइंट्स को भी आपको मिस नहीं करना है, इसको भी
सही तरीके से खोलना है, क्योंकि इसे वापस से इंक्लूड करना है। अर्थिंग बहुत ज़रूरी है गीजर में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तीनों स्क्रू आपस में खुल जाते हैं तो इसकी जो पत्ती नज़र आ रही है इसको हल्का सा ऊपर कीजिए। यदि अगर ऊपर नहीं करोगे तो ये ढक्कन खुलेगा नहीं, ये नट के अंदर अटक जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हल्का हल्का हथौड़ी मार करके या फिर किसी भी तरीके से इसको खोल दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से ये ढक्कन बाहर आ जाता है। तो ढक्कन अच्छे तरीके से ये बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ढक्कन को बिल्कुल साइड में कर दें। अब इसके अंदर बहुत सारे स्क्रू होते हैं तो आपको सही तरीके से वापस स्क्रू रखने पड़ेंगे और तरीके से रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर गीज़र का जो हीटर एलिमेंट है इसके न्यूट्रल को और फेज़ को बाहर निकालेंगे। जैसे कि मैं अभी निकाल चुका हूँ न्यूट्रल पॉइंट्स को बाहर, और ये फेज़ पॉइंट्स को बाहर मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। तो आपको कोई भी वायरिंग खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ हीटर एलिमेंट के जो वायर हैं वही ओपन कर देंगे तो पूरा सिस्टम बाहर निकल जाएगा। जैसे कि मैंने हीटर एलिमेंट के वायर को बाहर निकाला तो अब देखो ये पूरा सिस्टम जो है ना हमारा बाहर निकल गया है। तो कोई ज़्यादा वायरिंग खोलने की आवश्यकता नहीं हुई, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़ी, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या काम करते हैं, अगर एक थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है तो क्या गीजर ब्लास्ट हो जाता है, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ हमें नज़र आने लग गया है। अगर ये वाला पार्ट नज़र आ जाए तो आप इसको खोलने का प्रोसेस कर सकते हैं। यदि किसी में 6 स्क्रू होते हैं, किसी में 8 स्क्रू होते हैं, किसी में 10 होते हैं, तो जितने भी स्क्रू हैं सबको ढीले कर लें प्लायर की मदद से, या फिर मैंने आपको पहले कहा टी वाला जो एक आता है स्क्रू ड्राइवर, उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मार्किंग कर दें कि भाई हाँ हमारा ये वाला पॉइंट इसी साइड में था, ठीक है ना। मार्किंग करना बहुत सही रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत से नए नए इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो गीजर रिपेयरिंग करते हैं, उनको मालूम नहीं होता, वो उल्टा टेढ़ा कर देते हैं। मतलब कूलिंग वाला पॉइंट उधर ले जाते हैं और हीटिंग वाला इधर आ जाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी कभी पहले हुआ था। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा और स्क्रू को सही तरीके से ओपन करके बिल्कुल साइड में कर दें, ठीक है ना। और आपको ये वाला काम नहीं करना है, स्क्रू ड्राइवर या फिर हथौड़ी की मदद से इन पाइप को ठोक करके इसको ढीला नहीं करना है, बिल्कुल भी ये गलत काम है। आपको अंगूठे का प्रेशर लगा करके इसको ओपन कर लेना है, तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। जब ये आराम से बाहर आ जाता है तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई जिससे हमारे गीजर में करंट आ रहा था। देखिए ये है हीटर एलिमेंट, और ये हीटर एलिमेंट 3 किलोवाट का होता है और ये फट गया है। ये देखो फट गया है, इसके अंदर पानी इंक्लूड हो गया था, यानी कि इसका इंसुलेटेड हट गया था, इसलिए ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसमें करंट, पानी के अंदर करंट फ्लो होना लग गया था। बट पानी गर्म हो रहा था, ये भी मैं आपको अभी बता दूं, पानी गर्म हो रहा था। अब ये कमेंट मत करना कि भाई ये पीछे वाला सेटअप नज़र आ रहा है, इसकी वीडियो कब आएगी, आने ही वाली है, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और अगर इसको बनाने की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हीटर एलिमेंट कुछ इस तरीके से हमने निकाल दिया। किसी भी पाइप को ठोकना उकना नहीं है, वरना लीक भी हो सकता है। तो देखो ये कुछ इस टाइप का हीटर एलिमेंट होता है और ये कंपनी से ही आया हुआ था। तो यदि आप ख़राब हुआ है, देखो तो ये 3 किलोवाट का था और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये फट चुका है, इसका जो मेटल पार्ट है पूरा फट चुका है, मगर इसका हीटर एलिमेंट एकदम सही है। हीटर एलिमेंट सही है भाई, ये तो बात कहनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इसका जितना भी कचरा है, पानी के अंदर जो कचरा जमा हो जाता है हीटर की वजह से, तो इसको पूरा बाहर निकाल दीजिए, देखो इस तरीके से। और इसको साफ़ करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो ज़रूर देखना। तो भाई साहब हम लेके आ गए हैं हीटर एलिमेंट और इसकी प्राइस भी मैं बताऊँगा। इससे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये जो पूरा सेक्शन नज़र आ रहा है इनलेट आउटलेट का, तो इसको सफाई कर लें, यानी कि इसका जितना भी नमक इसके ऊपर लगा हुआ है, ऊपर का जितना भी नमक सारा कुछ साफ़ कर लें। इससे क्या होगा कि सफाई करने से फ़ायदा ये होगा कि ब्लॉकेज होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और गीज़र की थोड़ी और लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि आगे अगर आपने ये साफ़ ना किया तो कुछ ही दिनों के अंदर फिर से इसमें नमक जम जाएगा और पाइप ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है ना। पाइप ब्लॉक हो जाएंगे तो पानी जो है धीमा धीमा करके आएगा। वैसे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन साफ़ कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। और इसके इनलेट और आउटलेट दोनों ही पाइप के होल्स को भी सफाई कर लेना चाहिए। इसका होल ज़रूर है सफाई करना, क्योंकि ये ब्लास्टिंग के टाइम काम आता है। जैसे गीज़र के अंदर ओवर प्रेशर हो जाता है, गीज़र फटने से पहले ये वाले पाइप के अंदर जब प्रेशर जाएगा तो इसका जो एक पाइप वाला मुंह सेक्शन होता है वो फट जाएगा। इससे ब्लास्टिंग के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे।
तो ये चीज़ें सफाई कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हो तो ये वाली प्रॉब्लम्स गीज़र रिपेयरिंग करने के बाद आ सकती है ग्राहक के साथ में, ठीक है। तो आपको ग्राहक पैसा दे रहा है तो आप पूरा उनका काम कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिशियन बढ़िया बन सकते हैं। चलो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम जितना भी ये रबर कैपिंग है इसको सफाई कर लेंगे। इसके ऊपर हल्का फुल्का नमक जमा हुआ है तो उसको भी हटा देंगे। अगर यदि ये नमक या फिर कोई भी चीज़ ये नहीं हटाएंगे तो यहाँ पर लीकेजिंग के चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। ये वाला नमक हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रबर कैपिंग के ऊपर बिल्कुल भी नमक नहीं जमना चाहिए या नमक रहना नहीं चाहिए, वरना लीकेजिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से सफाई कर लें, हो सके पानी से भी सफाई कर लें। अगर ये रबर कैपिंग चिपका हुआ है इसके ऊपर तो चिपका ही रहने दें, उतारने की कोशिश ना करें, वरना ज़्यादा लीकेजिंग का चांस बनेगा। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं ये उतरा नहीं है तो मैंने लगा दिया। अब ये अगर उतर जाता तो बात अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसको अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे, फिर हम हीटर को लगाने का प्रोसेस आपको सिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने 100% क्लीन कर लिया, सब कुछ एकदम बढ़िया है। ओके, ये देख सकते हैं सारा कुछ क्लीन है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हम हीटर इसके ऊपर फिट करने के लिए एकदम रेडी हैं। इससे पहले आपको पाइप समझा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इनलेट पाइप है। ये इनलेट पाइप मुड़ा हुआ होता है, अंदर से ही नीचे की तरफ ठंडा पानी आता है। और ये दूसरा पाइप, ये आउटलेट पाइप हीट वाटर ऊपर से आता है, क्योंकि गर्म पानी हमेशा ऊपर ही उठता है। और ये पाइप प्रोटेक्शन पाइप है, यानी कि अगर दोनों थर्मोस्टेट खराब हो भी जाते हैं तो ये वाला पाइप ओवर प्रेशर की वजह से फट जाएगा और यहाँ से पानी पूरा प्रेशर की मदद से निकाल देगा, यानी गीजर फटेगा नहीं। और यहाँ पर ये जो पाइप देख रहे हैं क्लोज पाइप है, ये थर्मोस्टेट के लिए, और ये वाला भी पाइप क्लोज पाइप है, ये भी थर्मोस्टेट के लिए। बस यही मकसद था मेरा ये बताने का, ठीक है। ये हीटर एलिमेंट है और ये हीटर एलिमेंट दो अलग अलग है। देखो, एक तो ये पुराना वाला है जो ख़राब हो चुका है, ऑब्वियसली इसका वायर टूटा नहीं है, ना तो ये जला है ना ख़राब हुआ है, बट इसका जो बॉडी है वो फट गया है। इसके अंदर पानी जाने की वजह से करंट मारने लग गया था। ये एकदम हाई क्वालिटी का हीटर एलिमेंट है, ठीक है। अगर इस टाइप का हीटर एलिमेंट मिल जाए तो गुड लक। अगर ये कंपनी का हीटर एलिमेंट मिल जाए तो आप गीज़र के अंदर सबसे पहले वही लगाएं, वरना नहीं तो नॉर्मल कंपनी का आप लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला मैं हीटर एलिमेंट लेके आ गया हूँ, 3 किलोवाट का है। इसकी प्राइस करीबन 500-600 के अप्रोक्स ऊपर नीचे हो सकती है मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर जो रबर कैपिंग होती है बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है। ये रबर कैपिंग, इससे लीकेजिंग के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसमें किसी भी तरह का ग्लू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप हो सके तो यही वाला रबर कैपिंग लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको ये वाला रबर कैपिंग लगा के दिखा देता हूँ। ये वाला जैसे ही रबर कैपिंग लगाएंगे तो इसको सेट होने में थोड़ा समय ले सकता है, हीट होगा, गर्म होगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा समय ले सकता है, बट मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा, आप वो भी यूज़ ले सकते हैं अगर वो चीज़ सही है। तो आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया और ये कुछ इस तरह से फिटिंग होगा, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। चलो, अब मैं हीटर एलिमेंट को वापस से बाहर निकालूंगा। बाहर निकालने के बाद इसका जो रबर कैपिंग है भाई, इसको हटा दूंगा। अब इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा इसके बारे में देखिए। ये पुराना वाला जो हीटर एलिमेंट है, इसका रबर कैपिंग निकालूंगा। अगर सेम साइज का है तो ही लगाना है। तो देख सकते हैं इसका हल्का सा नमक हटा देंगे। मैं ये वाला रबर कैपिंग इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि ये प्लेट के ऊपर बढ़िया फिटिंग था, इसको फिट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो इस वजह से ही मैंने पुराने वाले हीटर का जो एलिमेंट का जो रबर कैपिंग है वो मैं यहाँ पे यूज़ दे रहा हूँ, जिससे पानी की लीकेजिंग का चांस 100% ही ख़त्म हो जाएगा, 100% ख़त्म हो जाएगा। तो इसको इस तरह से फिटिंग करेंगे, ज़्यादा मोड़ना वोड़ना नहीं है, वरना हीटर एलिमेंट करंट मारने लग जाता है। हीटर एलिमेंट जैसा है वैसा ही रहने देना है, मोड़ने का काम कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेट कर दिया, अब सिंपली इसको कस देंगे और ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो कैप है ये लगा देंगे और कैप के ऊपर स्क्रू जो है वो भी कस देंगे भाई। लकीली मेरा जो ये स्क्रू है पुराने वाले हीटर एलिमेंट का था, इसलिए मैंने वही लगा दिया, थोड़ा हाई क्वालिटी का है इसलिए, ठीक है। अगर आ जाता है तो ठीक है, लगा सकते हो, नहीं आया तो चलेगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे प्लायर की मदद से या फिर छोटा सा एक टूल आता है उसकी मदद से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं।
ठीक है, टी पानी की मदद से भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं भाई, एक स्क्रू टाइट किया और पूरा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हीटिंग एलिमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से सेटअप हो गए हैं और क्लीनिंग भी हो गई है। इस तरह से आपको भी काम करना चाहिए। चलो अब इसको फिटिंग करने से पहले क्या करना चाहिए, टैंक को सफाई करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टैंक है, इसके अंदर काफ़ी नमक है, काफ़ी सॉल्ट जमा हो गया है। तो इसको अगर साफ़ नहीं करेंगे तो ये जो नमक है हमारे पाइप के अंदर जाके ब्लॉकेज बनाएगा। तो उस ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए थोड़ा इसको खरोच देंगे इस तरीके से हल्का हल्का। वैसे स्क्रू ड्राइवर की मदद नहीं लेनी है, वरना टंकी के अंदर जो है ना छेद हो सकता है, टंकी ख़राब हो सकती है हमारी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैं हल्का सा ब्लेड की मदद से इसको सफाई कर रहा हूँ ताकि बढ़िया सा साफ़ हो जाए। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बहा देंगे भाई, ठीक है ना। तो इसको बस पानी डाल के इस तरह से बहा देंगे तो जितना भी वो कचरा था सारा ही कुछ बाहर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी पूरी फिटिंग जानते हैं, किस तरह से इसको फिट किया जाता है और फिटिंग चार्ज भी आपको कितना लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये टंकी एकदम हमने क्लीन कर दी है, ऊपर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और ये वाला रबर कैपिंग एक बार आप देख लीजिए, कोई कचरा वचरा तो नहीं है। यदि कचरा है तो साफ़ कर लें और इसकी बॉडी पे भी कचरा वगैरह चेक कर लें और आराम से इस तरह से फिटिंग करें। देखो कुछ इस तरीके से, कचरा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ना आना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से सेट हो गया। हल्का हल्का प्लायर की मदद से हल्का हल्का ठोकिए तो ये रबर कैपिंग क्या है कि अंदर फिट हो जाएगी। और अब इसको लेवल बिठा दीजिए। लेवल क्या, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने चेन मार्क किया था, कूल वाटर वाला जो पाइप है उसी का चिन्ह मार्क किया था। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब हल्का हल्का ठोक देंगे। ठोकने के बाद अब यहाँ पे आपको ये जो थाली है, ये वाला कटोरा, इसको फिट कर देंगे। तो फिट करने से पहले आपको लेवल देखना है, इसके स्क्रू वगैरह चेक करने हैं भाई। 3 स्क्रू कहाँ पे आएंगे और इसके पीछे के 2 स्क्रू भी चेक कर लेने हैं। स्क्रू जब मिल जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो आपको तीनों स्क्रू अच्छे तरीके से वापस से लगा देने हैं। और जितने भी स्क्रू हैं इसके 8-10 जो भी, हल्के हल्के कसिएगा, हल्के हल्के, ठीक है ना। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे इसको कसना चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन लोग कि भाई एक स्क्रू को पूरा टाइट कर देते हैं, फिर बाकी के स्क्रू को कसते हैं एक एक करके। तो ऐसा करने से रबर कैपिंग ख़राब होता है, लीकेजिंग बढ़ता है। तो इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे लेवल देखो, बिल्कुल कोई कोई लोग इस तरह से आउट कस देते हैं जिससे गीज़र पूरा बेकार हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे रहना चाहिए ये वाला हिस्सा। और ये बिल्कुल पीछे के हिसाब से देखें तो ऐसे दिखना चाहिए, आगे के हिसाब से ऐसे दिखना चाहिए। तो यदि अगर आप नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको चिन्ह मार्क करते हुए ही काम करना है। जहाँ से स्क्रू खोला है, जिस जगह स्क्रू वो लगेगा वहाँ पे चिन्ह मार्क कर दें या फिर एक फ़ोटो कैप्चर कर लें, ठीक है ना, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। अब ये मैंने लेवल को सारा बिठा दिया है। ओके, अब हल्का हल्का प्रायर ठोकेंगे और इस तरह के टी पानी की मदद लेंगे। और टी पानी की मदद से कैसे कसना है देखो मैं सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कसना है, कसना भी एक तरीका है। देखो हल्का हल्का मैं कस रहा हूँ ना, टाइट नहीं कर रहा। अब हल्के हल्के सारे स्क्रू कसने हैं, थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े करके, ऑटोमेटिकली टाइट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक करके मैं कस रहा हूँ। अभी देखो ये वाला स्क्रू हल्का सा कस दिया मैंने, ये कस दिया भाई। अब दूसरा, ठीक है, हल्का सा। अब तीसरा हल्का सा। तो इस तरह से हल्का हल्का कसोगे तो रबर कैपिंग एकदम सीधा नीचे बैठ जाएगा। अगर एक स्क्रू कसोगे तो रबर कैपिंग पीछे से उठ जाएगा और वो किसी चीज़ के नीचे दब जाएगा और दबने से रबर कैपिंग मुड़ जाएगा और पानी लीकेज करेगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हल्का हल्का आप कसिएगा, थोड़ा थोड़ा एक एक राउंड, आधे आधे राउंड घुमाइए और टाइट कीजिए, आधे आधे राउंड घुमाइए, टाइट कीजिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गीज़र को सेटअप करने का। यहाँ से ही लीकेजिंग का चांस ख़त्म होता है गीज़र में। यदि अगर यही चीज़ सही काम नहीं हुआ तो पूरा लीकेज हो जाएगा गीज़र। अब ये जो थाली है इसको 3 स्क्रू के अंदर सेट कर दे, लेकिन आपको देखना है कि वो जो 2 स्क्रू जो पीछे की तरफ आते हैं, वरना यानी कि जो साइड वाले जो स्क्रू होते हैं वो सही होल मिल रहे हैं या नहीं। वो सही होल मिल जाते हैं तो उस हिसाब से आपको ये तीनों स्क्रू फिट कर देने। जैसे कि देख सकते हैं 2 सही स्क्रू वाले होल मिल गए। तो अब मैं हथौड़ी की मदद से, मतलब लोहे की हथौड़ी नहीं, प्लास्टिक की हथौड़ी ला सकते हैं आप, रबर वाली,
उससे आप ठोक सकते हैं, जिससे गीज़र वगैरह मुड़ने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसको पूरा खोलने की आवश्यकता होती नहीं है, ये 3 क्लिप ऊपर कर दो पूरा गीज़र बाहर निकल जाता है। लेकिन मैंने आपको पूरा कंप्लीट सिखाने के लिए ये काम किया है। ठीक है, ये देखो हमारा काम हो गया। अब इसके अंदर स्क्रू लगा देंगे, जो थाली के 3 स्क्रू है इनको पहले एक एक करके फिट कर देंगे, क्योंकि पूरा गीजर का जो टैंक है वो इसी थाली पे टिका हुआ है। तो इस थाली के साइड स्क्रू भी 100% कसने, नहीं कसोगे तो थाली के साथ गीजर नीचे गिर सकता है पानी के वजन से। ओके, तो वो साइड स्क्रू कौन से हैं आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तीनों स्क्रू को कस दिया। चलो अब हम बात करते हैं थर्मोस्टेट सेटअप की। तो ये देख सकते हैं 2 इंडिकेटर और थर्मोस्टेट 2 होते हैं, जिसमें एक वाटर टेम्परेचर करता है और ये एक थर्मोस्टेट ओवर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे ओवर टेम्परेचर होते ही ये ट्रिप कर जाएगा और गीजर कभी चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो गई है एक तरीके से। ठीक है, अब दोनों थर्मोस्टेट को इस तरह से सेटअप कर दें अगर बराबर साइज के हैं तो। ठीक है, और हर गीजर सेम नहीं होता, अलग अलग टाइप के अलग अलग वर्क होते हैं सभी गीजरों के। ठीक है, उनके बारे में अलग बताएंगे। अब ये जो मैं वर्क सिखा रहा हूँ आपको इसी टाइप के गीजर में ही अप्लाई करेंगे, ना कि कोई डिजिटल वाले, ना कि कोई अलग तकनीक वाले गीजर में करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सीरीज होते हैं दोनों थर्मोस्टेट, और यहाँ से निकल के एक वायर सीधा ही हीटर में जाता है, यानी कि सारा काम सीरीज से ही होता है। तो आप देख सकते हैं हम एक स्क्रू यहाँ पे कसेंगे जैसे फेज़ वाला। ठीक है, ये थर्मोस्टेट से आउट होके फेज़ में जा रहा है। अभी वायरिंग सही तरीके से समझाऊंगा। ये न्यूट्रल है और ये फेज़ है। ठीक है, तो न्यूट्रल कहाँ पे लगाना है, हीटर एलिमेंट में। जो हमारा जो वायर आ रहा है ये वाला, ये न्यूट्रल सबसे पहले मैं फिट करूँगा, और 2 इंडिकेटर के न्यूट्रल इनको भी आपस में कॉमन करूँगा, यानी कि इंडिकेटर का न्यूट्रल, मेन न्यूट्रल और हीटर एलिमेंट का न्यूट्रल, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। कॉमन होते हैं, इसमें किसी भी तरह का कटआउट वगैरह नहीं होता। तो हम तीनों को एक जगह करके इस हीटर एलिमेंट में फिट करेंगे, तो ये काम कंप्लीट हो जाता है हीटर एलिमेंट का। अब यहाँ पर जो फेज़ वाला वायर होता है, ये हमारे जो ट्रिपिंग वाला जो थर्मोस्टेट है इसमें ऐड ऑन करेंगे। ये देख सकते हैं ट्रिप वाला थर्मोस्टेट, तो इसमें हमने ऐड ऑन कर दिया। तो हमने न्यूट्रल और फेज़ को ऐड कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अर्थ। वो अर्थ को कैसे फिट करते हैं, यहाँ पे अर्थ सेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, ये अर्थ वाला वायर सीधा बॉडी को टच कर देंगे इस तरीके से। इससे अर्थ से करंट नहीं आएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आप अर्थ लगा दें इस तरह से। अब यहाँ पे जो वायर प्रोटेक्शन, यानी वायर को एकदम सेट रखने वाला ये कैप है, इसको भी फिट कर दें। इसके ऊपर स्क्रू लगा दें, हो गया काम कम। हमारा गीज़र 90% वर्क हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब कुछ हम सेटअप कर चुके हैं, तो हम आपको अब वायरिंग समझा देते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फेज़ इसके अंदर आया ओवर टेम्परेचर वाले थर्मोस्टेट में। अब यहाँ से आउट हुआ और ये सीधा इस थर्मोस्टेट में चला गया 65 डिग्री वाले में, और यहाँ से आउट हुआ सीधा ही फेज़ हमारे हीटर एलिमेंट में आया। तो ये तो हुआ फेज़ वर्क। अब न्यूट्रल सीधा ही हीटर एलिमेंट में कॉमनली चला गया, और फर्स्ट वाले इंडिकेटर यानी पावर इंडिकेटर के अंदर यहाँ से फेज़ निकला और यहाँ से न्यूट्रल मिला, तो ये ऑन हो गया। तो क्या होगा कि ये वाला थर्मोस्टेट ट्रिप कर जाएगा, तो उस दौरान ये वाला इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, पावर इंडिकेटर। और ये वाला इंडिकेटर हीटिंग दिखाएगा, यानी कि हीटर एलिमेंट ऑन है या फिर ऑफ, ये वाला इंडिकेटर नज़र आएगा। ठीक है, ग्रीन कलर का। तो ये 2 इंडिकेटर कंप्लीट। अब यहाँ पे इसकी हाफ थाली को फिट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ही सबसे बड़ा आपको वर्क का पता चलेगा कि सही वर्क हुआ या नहीं। तो ये जब आप फिट करते हैं तो ये आउट हो जाता है दोनों पाइप्स में। अगर आउट हो जाता है तो आपका काम सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने स्क्रू को कसा, और कसने के बाद आप देख सकते हैं आउट नहीं हुआ। अब दूसरा हाफ कैप लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 इंडिकेटर होते हैं, जिसमें एक पावर एक हीटिंग वाला है। ठीक है, तो पावर हीटिंग कैसे पता करें, तो ये हीटर के अंदर डायरेक्टली जा रहा है, ये ग्रीन कलर का है, तो ये हीटर में जाएगा, हीटर वाले में। ठीक है ना, वायरिंग से ही आप पता कर सकते हो ओबियसली। और ये वाला तो पता ही आपको दूसरे के अंदर डालना ही होगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर अब ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब इसको इस तरह से रखेंगे, वायरिंग को साइड में कर देंगे, कट वट नहीं होना चाहिए वायरिंग। और ये जैसे ही हम यहाँ पे फिट करेंगे तो एकदम भिड़ जाएगा। तो भिड़ गया तो मतलब एकदम सही से वर्क हुआ है, और अगर नहीं भिड़ा तो गलत वर्क हुआ है। कभी कभार ये इनलेट वाला जो सैम्बल है उधर चला जाता है, यानी कि गर्म पानी वाले में ठंडा पानी वाला सैम्बल बन जाता है।
ठंडे में गर्म, यानी कि उल्टा फुल्टा फिटिंग हो जाता है गीज़र, ठीक है ना। तो ये काम आपने 100% सीख लिया इस वीडियो के माध्यम से, कैसे आपको लेवल, कैसे आपको सेटअप करना है। अब इसका जो बॉर्डर पट्टी है ये पूरा कंप्लीटली सेट कर देंगे। बॉर्डर पट्टी लगाने के बाद हमारा जो गीज़र है 100% तैयार हो जाता है। अब यदि आपने तैयार तो कर लिया, लेकिन लगाना भी आपको ही जाना है। अगर कोई ग्राहक दुकान पे सही करवाता है और वापस से वो दुकान से ही लेके आ जाता है, खुद ही लगा देता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। यदि अगर ग्राहक वीडियो देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे अगर ग्राहक लेके आ जाता है और ग्राहक इसे टांग भी देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राहक इसे टांग भी देता है तो ग्राहक से एक छोटी सी गलती हो जाती है, और इलेक्ट्रिशियन भी, नए नए इलेक्ट्रिशियन है, उनसे भी ये गलती हो सकती है। तो क्या करते हैं, ये वाली पिन टांगने के बाद डाल के चेक करते हैं चालू हो रहा है या नहीं। कभी भी मत करना ऐसी गलती, हीटर एलिमेंट फ़ौरन ही ख़राब हो जाएगा। आपको क्या करना है, इनलेट पाइप जिसमें पानी इंक्लूड होगा, तो आपको ये वाला पाइप चेक करना है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो इनलेट पाइप है इसके अंदर डालना है, आउटलेट में मत डाल देना भाई, गलती हो जाएगी। इनलेट वाले पाइप के अंदर आपको ये वाला पाइप फिट करना है, यानी पानी डालने वाला, और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दें, ठीक है ना, बढ़िया सा टाइट कर दें। अब आपको पानी चालू करना है, ये वाला पाइप नहीं लगाना है। ये वाला पाइप लगाते ही हीटर एलिमेंट ख़राब हो सकता है, क्योंकि अंदर एयर बबल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब पहले पानी जमा कर दें और इस तरह से अंगूठे से पहले इसको चौक कर दें। चौक करने से फ़ायदा ये होगा, जितना भी एयर है उसकी मदद से जितना भी कचरा होगा अंदर सारा बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से। ओके, तो सारा कचरा जब बाहर निकल जाएगा तो पानी एकदम साफ़ सुथरा और पानी एकदम सफाई वाला आएगा। पानी थोड़ा सा निकाल दें, क्यों, क्योंकि अंदर हमने सफाई किया था टंकी को, तो उस वजह से एकदम बहा दें पानी को। अब बंद कर दें। बंद करने के बाद अब आप इसको फिट कर सकते हैं, क्योंकि गीजर का टैंक फुल हो चुका है, हीटर एलिमेंट से ऊपर जा चुका है पानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आराम से कसिए, ऑन कीजिए, टाइट कीजिए स्क्रू वगैरह को, और लीकेजिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लें, सब कुछ चेक कर लें एक बार, ठीक है। तो अब ये वॉल्स वगैरह सब ओपन कर लें। अब आप गीज़र की पिन को आराम से लगा दीजिए और ऑन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब आपको टेस्टर लेना है। देखिए यहाँ पे पावर और हीटिंग दोनों ही चालू हो गई। टेस्टर की मदद से एक बार कंफर्म कर लेना है करंट तो नहीं आ रहा। देखो 100% करंट गायब हो चुका है, यानी हमारा वर्क एकदम सही तरीके से हुआ है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई है। धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, क्योंकि इसमें स्किप करने वाला काम था ही नहीं। स्किप करते तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती। तो देखो 100% यहाँ पे करंट बिल्कुल गायब हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब गीज़र फिट हो जाता है, हीटिंग हो जाता है, तो पावर वाला इंडिकेटर बंद नहीं होना चाहिए पानी गर्म होने के बाद। हीटिंग वाला जो ग्रीन कलर का बल्ब है ये बंद होना चाहिए, पावर वाला नहीं होना चाहिए। पावर वाला ग्रीन अगर बल्ब बंद हो गया तो मतलब आपके गीजर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आपको एक बार पानी वाला जो गर्म पानी है उसको निकाल करके टेस्ट कर लें कि हमारा गीजर वापस से चालू हो रहा है या नहीं। तो अब आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही चालू हो जाता है तो अब आप श्योर हो जाएंगे कि हमारा गीजर परफेक्टली एकदम सही है। ये हमारा गीजर एकदम सही है, इंडिकेटर ऑन हो चुका है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए भाप निकल रही है पानी के अंदर। इस तरह से आप काम करके लाखों रुपए मंथली इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गीज़र रिपेयरिंग करने का जो चार्ज है ऑब्वियसली आपको लेना चाहिए 500 से लेके 800 से लेके 1000 रुपये तक। 500 रुपये तो मिनिमम चार्ज है, फिर 1000 रुपये भी जा सकते हैं, 1500 रुपये भी जा सकते हैं। इसमें डिपेंड करेगा कितना आपने उसके अंदर वर्क किया, कितनी मेहनत की। जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर आपको जितनी मेहनत दिखाई, यदि उतनी आप मेहनत करते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये या 800 रुपये भी ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट के अंदर आपकी क्या चल रहा है, अदर इलेक्ट्रिशियन क्या चार्ज कर रहे हैं, उस हिसाब से भी आप ले सकते हो। क्योंकि देखो, अदर इलेक्ट्रिशियन से आप ज़्यादा लोगे तो ऑब्वियसली आपको वो काम नहीं मिलने वाला, ठीक है। यदि अगर आप कोई दुकान के अंदर आपके पास कोई गीजर लेके आ रहा है और आप सही करके वापस से उसे ही दे रहे हो तो यार थोड़ा कम होगा। और अगर आप खुद वहाँ साइट पे जा कर के काम करके फिर आप घर पे लाते हो, रिपेयरिंग करते हो, फिर वापस जाते हो, फिर उसको लगाते हो, तो
शायद उसका ज़्यादा पैसा हो जाए क्योंकि गाड़ी वाड़ी का तेल का खर्चा और ये सारा कुछ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। और मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसे गीज़र जो है ब्लास्टिंग करता है तो उसमें आपको थर्मोस्टेट की जांच ज़रूर कर लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी लास्ट में आपको वीडियो दिखाया। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो इस टाइप की और वीडियो बना सकता हूँ। अलग टेक्नोलॉजी वाले जो गीज़र रहते हैं उनकी भी मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा सकता हूँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।